इमरान, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जिन्होंने ये केस भिजवाना था एटीसी में, ये ऑर्डर 8 फरवरी का हुआ है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये केस में जो डिले आ रहा है, ये है क्या कहानी? आप ज़रा थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। सर, सबसे पहले तो ये बात जो फंडामेंटल है इस केस के वो ये है कि जो इसमें प्राइम अक्यूज्ड हैं, एक एमपीए है पब्लिक ऑफिस होल्डर, एक एमएनए है पब्लिक ऑफिस होल्डर, और इनके ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं मगर एक ऐसा केस जिसमें ना सिर्फ एक बल्कि 3 बार इन्वेस्टिगेशन हुई, 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हुए, इसके बीच में 8 पुलिस अफसर पे क्या कहते हैं मुश्तमिल एक आपकी जेआईटी बनी, और उसके बाद जो रिजल्ट निकला, जो निचोड़ निकला इतनी रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस का, वो ये था कि पुलिस की नज़र, तमाम शवाहिद की नज़र के अंदर एमएनए साहब और एमपीए साहब जाम करीम और जाम अवैस अक्यूज्ड हैं। क्या मौजूदा इस वक्त सिंध हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई शो कॉज लिया, कोई एक्शन लिया? पार्टी पॉलिसी के हवाले से नहीं लिया। चलें इसको साइड पे कर दीजिए। जाम करीम साहब ने पिछले साल नवंबर में खबरें आई थी मीडिया के जरिए कि प्रोटेक्टिव बेल ली बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, मगर उसके बाद वो कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए। शायद उन्होंने वो इस्तेमाल की मुल्क से बाहर जाने के लिए, मुमकिन हो सकता है ना हो। मगर अब इतने महीने बाद जब चलान भी पेश हो गया, वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए। एक एमएनए जिसकी इंटेग्रिटी हो, वो जरा भी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे मफरूर पब्लिक एब्सकॉन्डर या पब्लिक ऑफेंडर जो है वो लगाया जाए। वो अब इस मौके के ऊपर जब जरूरत है तमाम एमएनएस को, पीपल्स पार्टी की जरूरत है कि वो आएं और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद में एक मामला है उसमें शिरकत करें, तो वो एक ट्रांजिटरी बेल अप्लाई कर रहे हैं जो उनका हक है, और उसको आके वो इस्तेमाल करेंगे मोस्ट लाइकली सिर्फ न इस केस के हवाले से बट वहां पे वोट देने के हवाले से भी। इस पूरे सिनेरियो में जहां तक मुझे पता चला और मैंने मालूमात की है वो ये है कि अब एक ना सिर्फ चलान पेश हुआ है एटीसी में, ये चलान पहले पेश हुआ एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। मैजिस्ट्रेट साहब ने चलान पढ़ने के बाद इसमें इस वाकये को दहशतगर्दी करार दिया। चूंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर गो दहशतगर्दी की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर कर दिया डेफिनेशन, मगर उसमें भी एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल टेररिज्म शामिल है कि जब आप अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए कोई हीनियस क्राइम करें टू ओवर शॉक एंड ओवर एंड शॉक द सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें एक इंसान जो कि सेम कबीले का है और सियासी तौर पे वो एक माइट चैलेंज करता है, उसके सामने ये रिएक्शन आता है, तो आपने पूरे हलके को और अपने पूरे झोंकियों कबीले को क्या पैगाम दिया है? तो मैजिस्ट्रेट साहब का ये ऑर्डर है, उसके तहत इसको टेररिज्म कोर्ट लेके जाना था। वहां पे टेररिज्म कोर्ट ने कहा आईओ साहब को कि जी आप प्रोसिक्यूटर जनरल साहब के थ्रू उसको पेश कराएं, जो तरीका है उन्होंने उनको दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने जो है इसके ऊपर एक तरीके से रोक दी इस चीज को, और इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस खड़े कर दिए, जिसको हम स्क्रूटनी मेमो कहते हैं, मेमोरेंडम होते हैं कि जी इसमें ये कमियां हैं। अब वो कमियां टेक्निकल नेचर की होती कि जी स्पेसिफाइड फॉर्म पे नहीं है, जिस तरीके से सेक्शंस लिखने चाहिए वो नहीं लिखे हुए, इस तरह के जो एरर्स होते हैं ड्राफ्टिंग के, या उन्होंने सब्सटेंसिव चीज कोई नोट की है। तो मेरी मालूमात में ये आया है कि शायद ये ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि जी जाम करीम साहब का नाम अभी तक अक्यूज की लिस्ट में क्यों है, चूंकि नाजिम झोंकियों के भाई अफजल झोंकियों ने 164 का बयान दिया है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जिसमें उसने बतौर भाई एब्सॉल्व कर दिया है जाम करीम को अपने मर्डर से। तो पुलिस का उसमें मौकफ ये है कि भाई उसने जो 164 का बयान दिया है वो किसी आई विटनेस अकाउंट में नहीं दिया, उसने ये कहा है कि जी जाम करीम साहब ने मेरे सामने हल्फ उठाया कि भाई मेरा तुम्हारे भाई के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं उनको एब्सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या पुलिस जो है वो अब कस्में उठवा के सस्पेक्ट से या कहते हैं ओथ लेके स्टेटमेंट के ऊपर स्टैम्प पेपर पे उनको एब्सॉल्व करेगी, या जो एविडेंस उनके सामने है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके सामने है, उस पर प्रोसिक्यूट करेगी? मैं एक फ्यूडल स्ट्रक्चर के अंदर भी आती हूँ। मेरे शोहर को आपने बेदर्दी से मार दिया है, 6 महीने से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे देवर ने भी जाके बयान दे के कातलों को माफ़ कर दिया है। मुझसे तरह तरह के लोग आके मिलते गए हैं, तरह तरह के लोग आके इंटरव्यूज़ करते गए हैं, वादे वहीद करते गए हैं, मगर मेरे केस में कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। मेरे सब्र का कितना इम्तिहान लेगी कौम? मैं तो यूँ सोच रहा हूँ श्री झोंकियों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए हम कितना इम्तिहान लेते हैं। ये सिंध हुकूमत जो उसके लिए 50 साल बाद भी भुट्टो जिंदा है, जो आज लोग यहाँ पे जिंदा हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत है, उनकी ज़िंदगी की कोई हुर्मत है? क्या ये हुकूमत इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है कि आपके एक एमएनए और एमपीए पे इल्ज़ाम है, और बजाय इसके कि आप मिसाल बनाएं और कॉन्फिडेंस गेन करें? हम ये नहीं कह रहे गिल्टी, हम ये नहीं कह रहे टांग दें, कम से कम ट्रायल में तो आएँ, कम से कम केस तो चलवाएं। ये वही हुकूमत है जो पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान में या केपी में कोई वाकया होता है तो इनकी पार्टी के चेयरमैन जो है चिल्लाते हैं तकरीरों के अंदर कि जी उस केस में कुछ नहीं हुआ। जब आपके साथ अपने मसाइल होते हैं तो आप क्या मिसाइल काम करते हैं?
और माजरत के साथ ये थोड़ा सियासी तबसरा हो जाएगा इस केस के हवाले से, मगर पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब थे, उनको शहीद किया गया था सलमान तासीर साहब को, जो एक पार्टी बनी उसके अगेंस्ट, जिन्होंने सलमान तासीर साहब को डिमोनाइज किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसी से जाके इन्होंने एक सीट की खातिर लाहौर बाई इलेक्शन के अंदर जो है वो हाथ मिला लिए थे। तो दूसरा जिब्रान जान की कदर नहीं, जिब्रान जब एमएनए अली वजीर की बात आई तो जाहिर है बेतहाशा केसेस एटीसी में फाइल हो गए, वो चल भी पड़े, उन पे जो इंडाइटमेंट्स भी हो गई। तो एक कंपैरिजन ये है, एक कंपैरिजन जाम करीम का है। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी जगह पे जहां पे शदीद दफात लगाएंगे अली वजीर पे, उनको गिरफ्तार करने में कोई ताखीर नहीं हुई। मीडिया के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह नहीं किया गया कि जी एमएनए साहब को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उसके बाद जब उनके बेल के लिए मामला करीब जाते, एक और एफआईआर का सामने आ जाना ताकि उसको पकड़ाए रखें, और वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो सिंध हुकूमत के ताबे है, वो सिंध हुकूमत इसकी पीपल्स पार्टी कभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ खड़ी होती है, कभी मोहसिन दावर साहब के साथ खड़ी होती है, कभी मजदूर पश्तीन के साथ कहती है कि जी हम आपके साथ हैं। उनका प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपोज करता है कि अली वजीर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, और नीचे पुलिस जो है वो एक के बाद एक मुकदमे बनाती है। तो जहां इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एफर्ट डालना होता है, प्रेशराइज करना होता है, अंडी इन्फ्लुएंस डालना होता है, वो डालते हैं, और जहां उनको इंसाफ करना चाहिए वहां पे हाथ उठा लेते हैं। दोनों तरफ एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हैं और एक तरफ फ्रंट फुट के ऊपर आके जो है वो कार्रवाइयां करते हैं जो धज्जियां उड़ा देता है आपके कानून और अदालती और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो देखिए पता है मसला क्या है यार, कि एक तो ऑब्वियसली वर्ड्स आसान होते हैं, एक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर जब अपनों के ऊपर। दो जो आप दोनों एक चीज़ भूल गए हैं यहाँ पर, वो ये है कि इस वक्त पर पाकिस्तान की तारीख का सर की सबसे बड़ी जमहूरी जंग लड़ी जा रही है ना, और अगर ये हार गए ये जंग तो फिर पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर सिर्फ सिलेक्टेड ही रूल करेंगे इस मुल्क को, और जमहूरियत की कफन में एक और ताबूत में एक और कील ठोका जाएगा। तो जब इतनी बड़ी लेवल पर इतनी बड़ी और इतनी अहम जंग लड़ी जा रही होती है तो हर वोट की एक अहमियत होती है, और उस वोट की अहमियत के सामने एक या एक दर्जन या 100 नाज़िम जोखियों क्या चीज़ है। कल जिब्रान बिलावल भुट्टो ने हमारे साथी जो है आदिल शाहजेब को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी उनका हक है बतौर एमएनए कि वो अपने आप को डिफेंड करें, और उनको तरीके से प्राइवेट सिटीजन उनको हक है, नहीं बिल्कुल है, और उस हक के लिए उन्हें चाहिए कि खुद को पेश कर दें और सामना करें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी उनको लेटर भी उसी तरह लिखे गए जिस तरह तमाम एमएनए को लिखे गए कि जनाब आपने वोट देना है तो आ जाए। एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ जो सिंध हाई कोर्ट से बेल मांगी जा रही है वो इस बात पर कि वो सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट को। तो ये जो है, अगर सरेंडर करना था तो पहले भी सरेंडर कर सकते थे। नो कॉन्फिडेंस वोट के टाइम पर आकर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, वो भी आप इस्लामाबाद फ्लाई करके, तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है कि शायद इनकी नीयत एक्चुअली सरेंडर करनी नहीं थी और वोट डालनी थी, पता नहीं क्यों।